हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज फिर से हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं, जो है माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा। ये जो टॉपिक है ये जो है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है और साथ ही साथ माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी पार्ट है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे जो वीडियोस हैं वो यूज़फुल हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस हेल्प को दूसरे के साथ भी पहुंचाइए और मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही लगातार आपको अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 3 छोटे छोटे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो इंटर रिलेटेड हैं: माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा एंड फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा जो हैं वो क्या हैं? माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग प्रोकैरियोट्स हैं। मीन्स माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे अपने आप अपनी प्रतिलिपि बनाने वाले प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, इन्हें सबसे पहले लुईस पास्चर ने 18th सेंचुरी के अंदर डिस्कवर किया था। कब? जब ये बोविन प्लूरोनिमोनिया की जो है स्टडी कर रहे थे और उसके कॉजेटिव एजेंट यानी कि जो इसको कॉज करता है उस एजेंट की स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने इसकी खोज की थी। इसकी जो रिजेम्बलेंस है यानी कि ये जो है वो निमोनिया के सिम्टम से समानता दर्शाता है, इसीलिए जो है इससे जो डिजीज़ हो रही है उसे बोविन प्लूरोनिमोनिया कहा जाता है। ठीक है, ये माना जाता है कि ये जो है निमोनिया जैसी ही किसी डिजीज़ को कॉज करता है, इसीलिए इन्हें प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, शॉर्ट में PPLO कहा जाता है। ये कोजल एजेंट जो हैं, इनको सबसे पहले नोकार्ड और ER रॉक्स, नोकार्ड और रॉक्स भी आप कह सकते हैं, इन्होंने 1898 के अंदर सबसे पहले इन्हें आइसोलेट किया था और इनका कल्चर तैयार किया था। ठीक है, ये जो है प्लूरोनिमोनिया के कोजल एजेंट हैं, जो एक ऐसे मीडिया के अंदर ग्रो किए जा सकते हैं जिसमें कोई भी सेल्स जो हैं वो पहले से प्रेजेंट ना हो। ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, इन्हें पहले एस्टेरोकोकस माइकोइड्स कहा गया था, बोरेल और उनके सहयोगियों द्वारा 1910 में। इसका जो जेनेरिक नेम है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा नेम जो है वो नोवाक ने इनको 1929 में दिया था, क्योंकि ये फंजाई यानी कि कवक से बहुत अधिक समानता दर्शाते हैं और माइको वर्ड जो है वो कवक के लिए यूज़ किया जाता है। माइकोप्लाज्मा के जनरल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसे हैं? यूनिसेल्युलर, स्मॉलेस्ट, नॉन मोटाइल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्मिंग फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनीज, यानी कि ये एक कोशिकी होते हैं, छोटे होते हैं, अचल होते हैं, प्रोकैरियोटिक हैं, फ्राइड एग जैसा दिखाई देता है उस तरीके की शेप की कॉलोनीज का निर्माण करते हैं। यहाँ नीचे आप चित्र देखिए, ए जो है वो क्या है? वो सिंपल एक एंटायर कॉलोनी को शो कर रहा है। बी जहाँ पर लिखा हुआ है ये एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है एक कॉलोनी का। सी जो है इसकी स्फेरिकल फॉर्म है और डी जो है इसकी एक इर्रेगुलर फिलामेंटस फॉर्म है, यानी कि अनियमित तंतुवत स्ट्रक्चर है। दूसरा जो इसका कैरेक्टर है वो ये है कि ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि बहुरूपी होते हैं। अपना जो शेप है ये कल्चर मीडिया के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये रोड लाइक हो सकते हैं, रिंग लाइक हो सकते हैं, ग्लोबॉइड हो सकते हैं या फिलामेंटस हो सकते हैं। मीन्स ये दंडाकार, वलयाकार, गोलाकार या तंतुवत हो सकते हैं। जो तंतुवत फॉर्म है इसकी, यानी कि जो फिलामेंट्स हैं उसका जो व्यास होता है यानी कि उनका जो डायमीटर है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म होता है, जो होता है 100 to 300 नैनोमीटर, और इनकी जो लेंथ है वो 3 से लेकर के 150 नैनोमीटर तक हो सकती है। कुछ माइकोप्लाज्मा जो हैं वो स्फेरिकल शेप के भी पाए जाते हैं और इसका व्यास होता है 300 to 800 नैनोमीटर। माइकोप्लाज्मा जो हैं अल्ट्रा फिल्टरेबल होते हैं, यानी कि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर के द्वारा पास कर सकते हैं। इनमें कोई भी रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये जो है एक सॉफ्ट ट्रिपल लेयर्ड लाइपोप्रोटीनेशियस यानी लिपिड और प्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन से
कवर्ड होते हैं। और ये जो यूनिट मेम्ब्रेन है वो कितनी होती है, 10 नैनोमीटर थिक होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में इनके माइकोप्लाज्मा के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर परिधि यानी कि पेरिफेरल जोन के अंदर चिपके हुए पाए जाते हैं। ये जो है इसका जो डायमीटर है वो 14 नैनोमीटर होता है और जो कि बैक्टीरिया के राइबोसोम से समानता दर्शाता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड भी इसके बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होते हैं। इनमें जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 72S प्रकार के होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर फाइन फिब्रिलर डीएनए उपस्थित होता है जो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है यानी कि द्विसूत्री होता है। माइकोप्लाज्मा जो हैं वो बैक्टीरिया से बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं और इनको अपने न्यूट्रिशन के लिए स्टीरोल की ज़रूरत होती है। ये यूजुअली किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाते हैं, मतलब ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन, सिफिलोरिडीन, वेंसोमाइसिन जो सेल वॉल के ऊपर एक्शन दिखाते हैं, इन सब के प्रति ये प्रतिरोधक होते हैं क्योंकि इनके अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। ये जो है टेट्रासाइक्लिन के प्रति क्या होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है 40 to 55 डिग्री सेल्सियस, इसमें अगर इनको 15 मिनट के लिए रखा जाए, 15 मिनट्स के लिए रखा जाए तो इनकी मृत्यु हो जाती है, ये मर जाते हैं। ठीक है, ये जो है स्पोर का प्रोडक्शन नहीं करते और ये जो है बाइनरी फिजन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ये एक संरचना है माइकोप्लाज्मा की जिसमें आप देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल संरचना है। इसमें यहाँ पर जो है ये वाली जो संरचना दिख रही है ना, ये क्या है, ये इसका डीएनए है। ठीक है, ये गोल गोल जो संरचना दिख रही है ये इसका राइबोसोम है। शॉर्ट जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये सॉल्युबल प्रोटीन है। और बाहर ये जो तीन लेयर दिखाई दे रही है वो क्या है, वो इसकी लिमिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन है जो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं फाइटोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा हमने देख लिया, फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं, ये बिल्कुल माइकोप्लाज्मा की तरह ही होते हैं, इन्हीं इसीलिए एमएलओ कहा जाता है यानी कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और अब इन्हें फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट से रिलेटेड, तो ये जो हैं वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें फाइटोप्लाज्मा कहा जाता है। ये एक प्रकार के ऑब्लिगेट बैक्टीरियल पैरासाइट हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट के फ्लोएम टिश्यू को इन्फेक्ट करते हैं। फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम उत्तक, उसे ये संक्रमित करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक पादप से दूसरे पादप में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, प्लांट टू प्लांट, ये इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा, कीट के द्वारा ये ट्रांसमिट होते हैं। फाइटोप्लाज्मा को 1967 में एक जापानीज साइंटिस्ट ने खोजा था और इनको क्या नाम दिया था, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी कि MLO। ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। फाइटोप्लाज्मा क्या है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक फाइटोपैथोजन है, यानी कि ये एक कोशिकी प्रोकैरियोट पादप रोग कारक है। ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इनका साइज होता है 200 to 800 नैनोमीटर। फाइटोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए इनका जो शेप है वो प्लियोमॉर्फिक होता है, मतलब ये बहुरूपी होते हैं। इनकी कोशिका जो है अगेन माइकोप्लाज्मा की तरह ही ट्रिपल लेयर की लाइपोप्रोटीनेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। ये जो है किसी भी आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए इनकी स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। फाइटोप्लाज्मा को अपनी ग्रोथ के लिए स्टीरोल की ज़रूरत नहीं होती। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि माइकोप्लाज्मा को उसकी ग्रोथ के लिए स्टीरोल की ज़रूरत थी जबकि फाइटोप्लाज्मा को नहीं होती। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा जो हैं वो शेप में ओवॉइड होते हैं लेकिन फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं, बहुत कम संख्या में, एक्सेप्शनली यानी कि अपवाद के रूप में फिलामेंटस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। फाइटोप्लाज्मा की जो सेल है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं। फाइटोप्लाज्मा जो है टेट्रासाइक्लिन के प्रति तो सेंसिटिव होते हैं और पेनिसिलिन के प्रति इनसेंसिटिव होते हैं। फाइटोप्लाज्मा जो है प्लांट और इंसेक्ट के ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मीन्स विकल्पी परजीवी हैं, इनके पास विकल्प है पादप और कीट दोनों का, इसलिए इन्हें हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। फाइटोप्लाज्मा जो है वो कहाँ पर किसे संक्रमित करती है, प्लांट्स के अंदर तो फ्लोएम सीव एलिमेंट मीन्स फ्लोएम की चालनी
तत्व को इन्फेक्ट करती है, संक्रमित करती है, और कीट के अंदर उनकी सलाइवरी ग्लैंड्स को जो है ये संक्रमित करती है। फाइटोप्लाज्मा जो है ग्राफ्टिंग, डॉटर और इंसेक्ट इनके द्वारा भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। फाइटोप्लाज्मा जो है इसे इकोली प्लाज्मा के से कोरिलेट किया जाता है। फाइटोप्लाज्मा जो है इसे सजीवों में सबसे छोटा जीनोम वाला ऑर्गेनिज्म माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइटोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जीनोम सजीवों में सबसे छोटा होता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स को अगर हम छोड़ दें तो फाइटोप्लाज्मा जो है UGA ट्रिपलेट कोड को एक स्टॉप कोडोन के रूप में यूज करता है। अब इसकी बात करते हैं कि फाइटोप्लाज्मा कौन कौन सी प्लांट डिजीज को कॉज करता है। फाइटोप्लाज्मा जो है सबसे पहले किसी भी कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा किसी प्लांट के अंदर ट्रांसमिट होता है और उसकी सीव ट्यूब यानी कि चालनी नलिका को संक्रमित करता है, वहां पे पहुंच जाता है। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। तो ये उस ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ साथ जो है सीव ट्यूब में मूव करते हैं और पूरी की पूरी प्लांट बॉडी में मूव करते हैं। ठीक है, और ये जो है मूल के अंदर, रूट के अंदर तो पुअरली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि स्टेम टिश्यू में कंपैरेटिवली ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये जो है हाईएस्ट फाइटोप्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें तो जो मैच्योर लीव्स होती हैं, परिपक्व पर्ण में इनकी सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो उच्च होता है। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो जिसको इसने संक्रमित किया है फाइटोप्लाज्मा ने, उनका तना जो है, उन पादपों का तना थिन, फ्लैट या थिक हो जाता है अलग अलग स्थानों पर। यानी कि अलग अलग जगह से संक्रमित पादप का तना या तो पतला हो जाएगा या चपटा हो जाएगा या बहुत अधिक मोटा हो जाएगा। लीव्स यानी कि पर्ण जो हैं वो येलो हो जाएंगी और स्मॉल हो जाएंगी, यानी कि पीली और छोटी पत्तियां संक्रमित पादप की हो जाती हैं। जितनी भी एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो एक बंच के रूप में, एक समूह के रूप में दिखाई देगी, जिससे पूरा का पूरा पादप कैसा दिखाई देता है? विचेस ब्रूम की तरह, यानी कि एक डायन, जैसे कोई झाड़ू लेकर जा रही हो तो डायन की झाड़ू की तरह ये दिखाई देता है। विचेस ब्रूम जो है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। साथ ही साथ इनके जो पेटल्स हैं उनमें कलर ब्रेकिंग पाई जाती है, मतलब कहीं कहीं पर ये जो हैं कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, जो प्लांट है वो कैसा हो जाता है, पूरा का पूरा जो पेटल है वो ग्रीन हो जाते हैं और लीफ जैसी संरचना जो है इनमें पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लावर है वो भी लीफ की तरह ही हो जाता है, और इसको हम कहते हैं फिलोडी, हिंदी में कहते हैं पर्णाभता। ठीक है, जो हेल्दी फ्रूट्स हैं वो या तो बनते ही नहीं हैं, अगर हेल्दी फ्रूट बन भी गए तो उनमें बीज नहीं बनते, और बीज अगर बन भी गए तो वो जो हैं वो जर्मिनेट नहीं होते। अगर फ्रूट बनते हैं तो पहली बात तो उनमें सीड ही नहीं होते, और अगर सीड होते भी हैं तो ये सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते। ये देखिए सिम्टम है। फर्स्ट वन इज कैरेट येलो, ये है कैरेट येलो, सिसेमे फिलोडी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, lethal yellowing, witch's broom in lime, palm wilt, brassica phyllodes and grapevine yellowing। ये सारे के सारी जो हैं वो फाइटोप्लाज्मा की प्लांट डिजीजेस हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट वन इज, कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि जो स्ट्राइप डिजीज है शुगर केन की यानी कि गन्ने की, वो फाइटोप्लाज्मा की वजह से ही होती है। तो पहला अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन, नीचे है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी कि बैंगन की जो पत्तियां हैं वो बहुत ही छोटी छोटी हो जाती हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखिए पत्तियां जो हैं बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है, इसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल कहते हैं। नेक्स्ट है बिग बर्ड डिजीज ऑफ टमाटो, यहाँ आप देखिए टमाटर की जो कलियां हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो बिग बर्ड डिजीज ऑफ टोमेटो। नेक्स्ट वन इज बंची टॉप ऑफ पपाया, यानी कि जो पपीते का पेड़ होता है वहां पर आपको देखिए जो टॉप है उसमें बहुत सारी बंच दिखाई देगी, समूह जो है वहां पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज
येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको, यानी कि तंबाकू के जो पौधे हैं वो छोटे और पीले रंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज क्लोवर फिलोडी, यानी कि जो पुष्प हैं, फ्लावर जो हैं वो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरा का पूरा पौधा ही लीफ जैसा दिखाई देता है, जिसे फिलोडी या पर्णाभता कहते हैं। नेक्स्ट वन इज येलो डिजीज ऑफ विनका। इसमें आप देखिए जो लीव्स हैं वो कैसी हो गई हैं, येलो हो गई हैं। नेक्स्ट वन इज कोर्न स्टंट डिजीज। मक्का का जो पौधा होता है उसका जो तना है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। नेक्स्ट वन इज विचेस ब्रूम ऑफ पटेटो। ये देखिए इस तरीके से जो पत्तियां हैं वो पत्तियां बिल्कुल झाड़ू की तरह से लंबी लंबी हो जाती हैं। इसके बाद है सिसेमे फिलोडी, मीन्स जो तिल का पौधा होता है उसके अंदर पुष्प दिखाई नहीं देते, जो फ्लावर हैं वो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्पाइरोप्लाज्मा। स्पाइरोप्लाज्मा जो है ये मॉलिक्यूल्स ही हैं, और ये क्या हैं, ये एक ऐसी स्मॉल बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। स्पाइरोप्लाज्मा जो हैं वो उनमें सिंपल मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। ये परजीवी होते हैं, फ्राइड एग की तरह दिखाई देते हैं। इस तरीके की इनकी संरचना होती है। इनका जीनोम जो है बहुत ही छोटा होता है। स्पाइरोप्लाज्मा के जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ये कैसे होते हैं, हेलिकल यानी कि कुंडलित, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि पौधों की कुछ डिजीज से एसोसिएट होते हैं। इनमें ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। इनकी सेल जो है अगेन ट्रिपल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं। इन्हें संवर्धित या कल्चर किया जा सकता है। ये फ्राइड एग के जैसी छोटी छोटी कॉलोनीज बनाते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा बनाते हैं, ठीक है। इनकी जो सेल है वो कई शेप के अंदर पाई जाती है, मीन्स प्लियोमॉर्फिक होती है। ये स्फेरिकल, स्लाइटली ओवॉइड या हेलिकल हो सकते हैं। ये जो है ये रैपिड रोटेरी और स्क्रू मोशन पाए जाते हैं। जिस दिशा में स्क्रू घूमता है उस तरीके की इनमें एक्टिविटी जो है, गति जो है वो पाई जाती है। इनमें किसी भी प्रकार का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता। स्पाइरोप्लाज्मा जो हैं इन्हें अपनी ग्रोथ के लिए और कल्चर मीडिया में स्टीरोल की इनको आवश्यकता होती है। ग्रोथ के लिए स्टीरोल इनमें प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। स्पाइरोप्लाज्मा जो हैं वो पेनिसिलिन से के रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब पेनिसिलिन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, और टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील या सेंसिटिव होते हैं। स्पाइरोप्लाज्मा जो हैं इंसेक्ट, डोडर और ग्राफ्टिंग के द्वारा क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं। इनकी सेल में डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। जो डिजीज इनके द्वारा होती है वो है सिट्रस स्टर्बन, जो स्पाइरोप्लाज्मा सिट्राई के द्वारा होती है। ग्रेप लीफ रोल, येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, पियर डिक्लाइन, कॉर्न स्टंट जो स्पाइरोप्लाज्मा कंकेली के द्वारा होता है, और पेरीविंकल येलोस जो स्पाइरोप्लाज्मा फोइनिकियम के द्वारा होता है। ये प्लांट डिजीजेज हैं जो स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होती है। पहला है सिट्रस स्टबन। कुछ डिजीज को हम यहाँ देख लेते हैं। सिट्रस स्टबन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले स्पाइरोप्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम के अंदर, ठीक है। ये बहुत सारे लीफ ऊपर जो टिड्डे होते हैं उनके द्वारा ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कोजिंग एजेंट है इसका स्पाइरोप्लाज्मा सिट्राई। सिम्टम जो हैं यहाँ पर शेप अलग अलग दिखाई देती है, किनकी, फ्रूट्स की। फ्रूट्स के कलर में भी फ़र्क आ जाता है, और फ्रूट जो हैं वो पकने से पहले ही गिर जाते हैं। ये देखिए इस तरीके की संरचना, ये चित्र में आप देखिए इस तरीके से जो फ्रूट हैं वो दिखाई देते हैं, जिनका शेप जो है वो अलग अलग हो जाता है। कंट्रोल की अगर बात करें तो इसका कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, हम जो संक्रमित पादप हैं उन्हें अलग करके इससे बच सकते हैं। इसके बाद है ग्रेप लीफ रोल डिजीज़, यानी कि पत्तियां जो हैं वो रोल हो जाती हैं, कुंडलित हो जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी जो वेन्स हैं वो रेड से पर्पल कलर की हो जाती हैं, या फिर वेन्स जो हैं वो ग्रीन रहती है, बाकी पत्तियां जो हैं रेड पर्पल कलर की हो जाती हैं। लीफ जो है अपने किनारों से रोल हो जाती है। इसका कोई भी केमिकल कंट्रोल जो है वो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्न स्टंट डिजीज भी स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा होती है। इसमें पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस जो हैं उनमें डिस्कलरेशन होता है, वो रंगहीन हो जाता है, वो ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है। साथ ही उसका साइज छोटा हो जाता है। लीव्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं, लीव्स में एबनॉर्मल कलर,
एबनॉर्मल फॉर्म और नेक्रेटिव एरियाज यानी कि मृत पादप क्षेत्र जो हैं वो मृत कोशिकीय क्षेत्र जो हैं वो दिखाई देते हैं। साथ ही साथ लीव्स जो हैं येलो हो जाती हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। स्टेम जो है वो विचेस ब्रूम की तरह यानी कि झाड़ू की तरह हो जाता है और पूरा का पूरा पौधा जो है वो बौना रह जाता है। तो यहाँ पे हमारे ये 3 छोटे टॉपिक जो इंटर रिलेटेड थे वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा और स्पाइरोप्लाज्मा जो है उनमें अंतर और उनके बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको लगता है कि किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उसके साथ इसको शेयर कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन प्राप्त करके वीडियोस का फ़ायदा उठाइए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।